वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा रेक्टिफायर या दिष्टकारी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन क्या होता है उसको समझा था। हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें आपके अल्टरनेटिंग करंट काम में नहीं आती है, बल्कि डायरेक्ट करंट जो होती है वो काम में आती है। लेकिन जो सप्लाई हमारे सोर्स के रूप में हमें मिल रही है वो अल्टरनेटिंग करंट के रूप में ही होती है। तो हमारा काम क्या रहेगा कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसको किस प्रकार से आप डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप काम में लेते हो वो कहलाता है आपका रेक्टिफायर। और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आपकी बैटरीज होती है, ठीक है ना, सेल्स होते हैं, वो भी डीसी डायरेक्ट करंट ही आपको प्रोवाइड करते हैं। उसी प्रकार से एक आपके पास सोर्स क्या है या इंस्ट्रूमेंट क्या है, रेक्टिफायर भी है। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है कि टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, वो पूरी प्रोसेस आपके क्या कहलाती है, रेक्टिफिकेशन कहलाती है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक ब्लॉक डायग्राम भी देखा था, जिसमें हमने देखा था कि आपकी जो सोर्स जिससे आपको अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त हो रही है या वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, वो रेक्टिफायर की सहायता से आपको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो रही थी। वहां पर हमने एक चीज ये देखी थी कि वहां पर जो रेक्टिफायर से गुजरने के पश्चात जो करंट मिल रही थी वो डायरेक्ट करंट तो थी, लेकिन वो कंप्लीटली डायरेक्ट करंट नहीं थी। उस करंट को हमने कहा था पल्सेटिंग करंट या स्पंदमान धारा। क्यों कहा? क्योंकि उसमें डीसी कंपोनेंट के साथ साथ कुछ पार्ट एसी कंपोनेंट का भी था। फिर हमने ये कहा था कि उस मिक्सचर में से आप स्मूथिंग फिल्टर्स की सहायता से उस एसी पार्ट को जब रिमूव करोगे तो आपको जो करंट मिलेगी वो डायरेक्ट करंट या डीसी आउटपुट होगा। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हम काम में लेते हैं वो आपके कहलाते हैं रेक्टिफायर। फिर हमने ये भी देखा था कि मेनली आपके पास टू टाइप के रेक्टिफायर्स थे, एक था हाफ वेव रेक्टिफायर और एक था फुल वेव रेक्टिफायर, यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये थे क्या, हमने वहां पर ये समझा भी था। आपको पता है आप जो इनपुट काम में लेते हो वो अल्टरनेटिंग करंट के रूप में होता है, और अल्टरनेटिंग करंट का स्कीमेटिक डायग्राम आप इस तरह से बनाते हो। अगर मैं साइनोसॉइडल करंट टाइप के वेव की बात करता हूं तो हाफ वेव, देखो जो हाफ वेव रेक्टिफायर होगा उसमें क्या होगा कि जैसे आप इनपुट ये दोगे तो इसकी जो केवल हाफ पोर्शन है, जैसे मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी वेव है, तो इसका जो फर्स्ट हाफ पोर्शन है वो ही काम में आएगा, यानी वो पार्ट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होगा, जो रिमेनिंग हाफ पोर्शन है वो अनयूज्ड रह जाएगा। और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, ये पूरी की पूरी वेव जो है वो काम में आ जाएगी। अब कैसे आएगी, हाफ वेव में हाफ ही क्यों आती है, फुल में कैसे फुल आएगी, वो जब हम सारी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें एक तो ये पढ़ना है कि जैसे आप एसी इनपुट दोगे फिर आपको आउटपुट में डीसी मिलेगा। उस डीसी में तो डीसी मिलेगा तो एक तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, जो आईडीसी है वो आपको निकालनी पड़ेगी। फिर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पर और होगा, मैं आपको बता देता हूं। जनरली हम जब भी पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट वाले टॉपिक को तो वहां पर हम एक आरएमएस वैल्यू भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आरएमएस वर्ग माध्य मूल धारा वो भी आपको निकालनी पड़ेगी। ये सब आगे आएंगे, कैसे निकलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा आपको पावर भी निकालनी पड़ेगी। पावर कौन कौन सी, एक तो पीडीसी यानी दिष्ट शक्ति, ठीक है, और एक आपको निकालनी पड़ेगी पीएसी। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें आगे अभी फाइंड आउट करने हैं। किसके लिए, इन दोनों ही प्रकार की, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, देखो इस टॉपिक को कैसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर को लेंगे, उसके डायग्राम को समझेंगे, उसके अंतर्गत जो थ्योरी है उसको समझेंगे, और फिर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करेंगे। वो जब कर लेंगे तो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो जाएगा। फिर दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहां पर और डिस्कस करनी होगी, मैं एक बार आपको बता देता हूं, फिर स्टेप बाय स्टेप उनको आगे बढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी एफिशिएंसी। भाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी एफिशिएंसी तो हमें निकालनी पड़ेगी। और एफिशिएंसी होती क्या है, एफिशिएंसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आपने जितना इनपुट दिया उसके रेस्पेक्ट में आपको कितना आउटपुट प्राप्त हुआ, वो आपकी सिंपल सी कहलाती है एफिशिएंसी। तो अगर रेक्टिफायर की एफिशिएंसी की बात करता हूं तो रेक्टिफायर करता क्या है, आप इनपुट एसी दोगे, बदले में आपको आउटपुट डीसी मिलेगी। तो इनपुट एसी की तुलना में कितनी आउटपुट डीसी मिली, वही आपके क्या कहलाएगी, उस रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कहलाएगी। तो एफिशिएंसी जो होगी वो, अगर मैं सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहूं तो आउटपुट है आपका पीडीसी, पावर के रूप में अगर बात करें, इनपुट होगा आपका पीएसी। तो ये जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या कहलाएगा, उस पर्टिकुलर रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। यानी आपको जो आउटपुट पावर है
और इनपुट पावर है उनका जो रेशियो होगा वही आपका कहलाएगा एफिशिएंसी। तो हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी एफिशिएंसी निकालेंगे, उसी प्रकार से फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा जो आपको ध्यान रखना है। फिर एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर आएगा, वो भी आप यहां पर समझ लीजिए, वो आएगा रिपल फैक्टर, जिसको हम कहते हैं उर्मी का गुणांक। ये होता क्या है इसको भी आप देखिए। मैंने आपको एक चीज बताई है कि जैसे ही रेक्टिफायर से आपके अल्टरनेटिंग करंट गुजरेगी, आपको एक मिक्सचर करंट मिलेगी, जिसमें कुछ पोर्शन आपके अल्टरनेटिंग करंट का भी होगा और कुछ पोर्शन आपका डायरेक्ट करंट का भी होगा। यानी उसमें अल्टरनेटिंग कंपोनेंट भी होगा और डायरेक्ट करंट वाला कंपोनेंट भी होगा। अब फिर आप करते क्या थे, फिर आप लगाते थे फिल्टर्स। और फिल्टर क्या काम करता है, फिल्टर वो जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में से अल्टरनेटिंग जो कंपोनेंट है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो उस मिक्सचर में अल्टरनेटिंग कंपोनेंट कितना है डायरेक्ट कंपोनेंट की तुलना में, वही आपके क्या कहलाता है, रिपल फैक्टर कहलाता है। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो मिक्सचर था आपका, मिक्सचर में दो चीजें थी, एक तो एसी और एक डीसी। तो डीसी की तुलना में एसी कितनी है, आपको चाहिए तो डीसी, लेकिन डीसी की तुलना में अभी मिक्सचर में एसी कितनी बची हुई है, तो ये जो रेशियो होगा वो रेशियो आपका कहलाएगा रिपल फैक्टर। अब आप एक चीज थोड़ा सा और सोचिए कि अगर आपको तो चाहिए डायरेक्ट करंट, उसमें अगर एसी कंपोनेंट ज्यादा है तो मुझे बताइए रिपल फैक्टर कम होगा या ज्यादा होगा, क्योंकि एसी कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर एसी कंपोनेंट ज्यादा है तो रिपल फैक्टर ज्यादा होगा, और अगर रिपल फैक्टर ज्यादा है तो मुझे बताइए क्या वो रेक्टिफायर आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रिपल फैक्टर ज्यादा होने का मतलब है उस मिक्सचर में एसी कंपोनेंट का ज्यादा होना, जबकि हमें तो क्या चाहिए, हमें डायरेक्ट करंट चाहिए। जो आपको मिक्सचर मिला है उस मिक्सचर में अल्टरनेटिंग पार्ट होगा लेकिन वो कम होना चाहिए। तो कम होने के लिए रिपल फैक्टर को कम होना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखोगे एक केस में आपको रिपल फैक्टर ज्यादा मिलेगा, एक केस में आपको रिपल फैक्टर कम मिलेगा। और जिस केस में रिपल फैक्टर ज्यादा मिलेगा वहां आप देखना एफिशिएंसी आपको कम मिलेगी। क्यों, एफिशिएंसी तो तब ज्यादा अच्छी होगी ना जब आपके डायरेक्ट करंट का पोर्शन ज्यादा हो। तो दोनों में एक तरह से इनवर्स रिलेशन होगा, एफिशिएंसी में और रिपल फैक्टर में। तो बेसिक बातें थी मैंने आपको बताई है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी तक समझ में आया तो भी अच्छी बात है, ये क्या बताया मैंने सिर्फ समराइज किया है। अब इनको एक एक करके डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर को स्टार्ट करते हैं। तो इसका डायग्राम हम यहां पर बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद उसकी मैकेनिज्म को देखेंगे और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करेंगे। एक चीज आपको यहां पर यह भी ध्यान रखनी है कि जब हम रेक्टिफायर की बात करते हैं तो वहां पर आपके जो काम में आने वाली चीज है वो है पीएन जंक्शन डायोड। ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रेक्टिफायर में बनता इसी से ही है, ठीक है। और ये हम उपयोग क्यों करते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। इस पीएन जंक्शन डायोड की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, क्या, यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन। यानी यह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, धारा का चालन करता है। कैसे करता है, आपको बताया था कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसकी बाइसिंग दो प्रकार से हो सकती है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का क्या मतलब हो गया कि पी पार्ट है वो पॉजिटिव से, एन पार्ट नेगेटिव से, तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग में दोनों हो जाएंगे ऑपोजिट। फिर फॉरवर्ड बाइस में होता क्या है, जो रेजिस्टेंस होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल है तो करंट का फ्लो हो जाएगा। जबकि रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक तरह से इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उस केस में करंट का फ्लो नहीं होगा। तो करंट केवल एक ही दिशा में बहेगी, वो भी कब, जब आपका पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस हो। तो यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन हो गया। अब कैसे उसका यूज होगा वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो देखिए मैंने सबसे पहले इसका डायग्राम बनाया है। ये मैंने बनाया हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। यहां पर आपके एक एसी इनपुट है, ये ट्रांसफार्मर है। जब भी आप एसी इनपुट देते हो तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर बनाते हो। ट्रांसफार्मर की सिंपल सी मैकेनिज्म होती है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। ये जो है डी, ये है डायोड हमारा, ठीक है। यहां पर मैंने लगाया एक लोड रेजिस्टेंस, ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस है, और यहां पर मुझे मिल रहा है आउटपुट। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपको आउटपुट हमेशा किसी न किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलता है। बिल्कुल बेसिक सी अगर मैं बात करूं तो आप जनरली हमेशा क्या पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई रेजिस्टेंस है, ये इसके दो सिरे हो गए, इसमें से मान लीजिए धारा आई बह रही है, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो आप क्या कहते हो कि इसके सिरों के बीच कितना विभव है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस
पॉइंट्स, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। हमेशा ध्यान रखिए, चाहे वोल्टेज ड्रॉप निकालना हो, चाहे इस धारा कितनी प्रवाहित हो रही है वो निकालना हो, उसके लिए आपको कोई न कोई रेजिस्टेंस चाहिए। उस रेजिस्टेंस के आधार पर ही आप क्या निकाल सकते हो, धारा या वोल्टता का मान निकाल सकते हो। तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी आपको वोल्टेज मिलेगा वही आपका क्या होगा, वी आउट होगा। फिर यहां पर देखो एसी इनपुट दिया, ये ट्रांसफार्मर है, इसकी बेसिक मैकेनिज्म होती है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। यहां पर जो भी इनपुट होगा वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहां पर आपको मिल जाएगा। ये तो आप जानते हो ना, दो चीजें होती है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। फैराडे के जो नियम अगर आपने पढ़े होंगे, फैराडे लेंज के नियम, तो फैराडे के नियम से आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम इंडक्शन को पढ़ते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण। जो भी वोल्टेज या करंट यहां पर होगी वो म्यूचुअल इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया के कारण यहां की यहां आपको नजर आ जाएगी। तो एक तरह से वी इन अब आपका यहां हो गया। अब ये है मेरा डायोड। अब देखो ये डायोड कौन सी कंडीशन में है, ये इसका पी पार्ट, ये एन पार्ट। आप जो इनपुट दोगे वो इनपुट इस तरह से दोगे, देखो ये आपका एक तरह से इनपुट होगा। मैं अगर 1 साइकिल की बात करता हूं तो पहले साइकिल के लिए ये पार्ट पॉजिटिव होगा, ये पार्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि ये करंट ऐसे ये ऐसे चल रहा है पार्ट, तो यहां से यहां तक। तो जब ये पॉजिटिव है तो पी पार्ट पॉजिटिव से, ये एन पार्ट नेगेटिव से, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। तो इस केस में धारा बहेगी। अब जैसे ही ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो निश्चित रूप से वोल्टेज की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये जब नेगेटिव है और पी से जुड़ा हुआ है तो वो कैसी बाइसिंग हो जाएगी, वो रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। तो उस केस में धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो देख लीजिए, फर्स्ट हाफ साइकिल में तो धारा का प्रवाह हो जाएगा, यानी जो धारा आपने एसी इनपुट दिया है वो रेक्टिफाई होकर के आपको डीसी आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। लेकिन इस वाले पार्ट्स का जब इनपुट जाएगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस केस में कोई धारा बहेगी नहीं। ये तो एक साइकिल की बात की, ऐसे कई सारे साइकिल होंगे तो हर साइकिल का केवल हाफ पोर्शन ही काम आता है, रिमेनिंग हाफ पोर्शन अनयूज्ड रहता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उस एसी को डीसी में कन्वर्ट होने ही नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो डायोड है वो आपका सेकंड हाफ साइकिल के लिए जो नेगेटिव डायरेक्शन में है उसके लिए रिवर्स बायस में है, तो इससे कोई आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। जब आप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ोगे तब ये पूरी साइकिल काम में आएगी। कैसे आएगी? जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। यहां पर केवल हाफ साइकिल काम में आ रही है क्योंकि आपके पास केवल एक डायोड है और वो हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस में और रिमेनिंग हाफ साइकिल के लिए रिवर्स बायस में है। ठीक है? अब जो आउटपुट मिलेगा वो आपको हमेशा कहां मिलेगा, लोड के अक्रॉस मिलेगा। अब यहां पर एक चीज आपको यह भी ध्यान रखनी है कि यहां पर आपके दो अलग अलग रेजिस्टेंस है। ये तो लोड रेजिस्टेंस है और एक कोई भी जो सेटअप होता है, जैसे ये आपका डायोड है तो डायोड का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, उसको हम दर्शाते हैं स्मॉल आर से। ये स्मॉल आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। क्योंकि डायोड में से धारा बहेगी, किसी में से भी धारा बहेगी तो वहां पर एक रेजिस्टेंस होगा ही होगा। कुछ न कुछ मात्रा में रेजिस्टेंस होता है। हर मटेरियल का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें से धारा नहीं बहेगी। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके इंसुलेटर है तो वो क्या है, उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, उसमें से धारा नहीं बहेगी। कोई मान लीजिए कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, उसमें से धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो ये डायोड है तो इस डायोड का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं। जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम दर्शाते हैं आर एफ से, और जब ये डायोड रिवर्स बायस में होगा तो उस रेजिस्टेंस को हम दर्शाएंगे स्मॉल आर और नीचे सब स्क्रिप्ट में स्मॉल आर, इस तरह से। लेकिन चूंकि रिवर्स बायस हमें काम में लेना नहीं, हमारा काम केवल फॉरवर्ड बायस से चलेगा, तो आपके पास दो अलग अलग रेजिस्टेंस है। एक तो आर एफ जो डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये कैपिटल आर एल जो लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस आप क्या करोगे, आउटपुट को प्राप्त करोगे। और ये दोनों क्या है, देखो ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये दोनों क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। और कोई भी सीरीज में होती है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे होता है ये तो आप जानते हो। कोई भी दो रेजिस्टेंस जैसे R1 और R2 ये अगर श्रेणी क्रम में है तो इनका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, R1 प्लस R2। तो इस पूरे सिचुएशन में प्रभावी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RF प्लस RL। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। वापिस से समझ लीजिए, आपने एसी इनपुट दिया, ये ट्रांसफार्मर है, ये आपका रेक्टिफायर बन गया पूरा एक तरह से। ये डायोड इस एसी इनपुट के फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या है, फॉरवर्ड बायस में, करंट का फ्लो हो जाएगा। रिमेनिंग हाफ साइकिल के लिए रिवर्स बायस है, करंट का फ्लो नहीं होगा। जो आपको आउटपुट मिलेगा वो लोड के अक्रॉस मिलेगा और वो आउटपुट आपका कैसा होगा, डीसी आउटपुट होगा। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। अब जो मैंने बोला है, जो बताया, वो मैंने आगे लिखा भी है, तो उसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि नोट्स बनाने में आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो देखो मैं एक बार पढ़ देता हूं ताकि आपको वापस रिकॉल हो जाएगा। मैंने क्या लिखा है देखो,
अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ प्रदर्शित है, पीछे डायग्राम में देख लिया, जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता के स्रोत को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। ट्रांसफार्मर की दो कॉइल थी, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी कॉइल से जोड़ दिया और द्वितीयक कुंडली के श्रेणी क्रम में डायोड तथा लोड प्रतिरोध लगा हुआ है। जो सेकेंडरी कॉइल थी आपकी, देखो ये वाली, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसके श्रेणी क्रम में डायोड भी है और इसके श्रेणी क्रम में क्या है, लोड प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। फिर आगे हमने क्या लिखा है, निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता, जो आप इनपुट अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हो, उसके फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के धनात्मक अर्ध भाग के लिए डायोड अग्रदिशिक बायस होता है। हमने बता ही दिया, प्लस माइनस, तो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, पी पार्ट प्लस से एन पार्ट माइनस से, तो वो फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो यही लिखा है, होने के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जबकि शेष ऋणात्मक अर्ध भाग के लिए डायोड पश्च दिशिक बायस यानी रिवर्स बायस होने के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। वही चीज हमने लिखी है। फिर आगे मैंने क्या लिखा है, देखो आगे मैंने लिखा है, अतः डायोड के बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोध RL में निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के केवल आधे चक्र के लिए ही धारा प्रवाह होता है। याद रखना, हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल जो आप इनपुट अल्टरनेटिंग पार्ट दे रहे हो, जो इस प्रकार से वेव के रूप में है, तो जो एक वेव है उसका आधा पोर्शन ही काम में आएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में ही डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है। रिमेनिंग हाफ साइकिल के लिए डायोड रिवर्स बायस है, तो वो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। फिर आगे लिखा है, देखो इस प्रकार प्राप्त निर्गत वोल्टता सदैव धनात्मक होती है, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल ही काम में आ रहा है। लेकिन फिर वापस सुनिए, मैंने क्या बताया कि रेक्टिफायर से गुजरने के बाद जो आपको करंट मिलेगी वो प्रॉपर डीसी नहीं होगी, वो मिक्स करंट होगी, उसको हम कहते हैं पल्सेटिंग करंट। और उस मिक्स करंट में क्या होता है, कुछ पार्ट अल्टरनेटिंग करंट का भी होता है, और अल्टरनेटिंग करंट का होने के कारण जो रेक्टिफायर से आपको आउटपुट मिला एक बार का, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो होगा, लेकिन उस धारा का मान समय के साथ परिवर्तित होगा, और जिस धारा का मान समय के साथ बदलता है उस धारा को हम क्या कह सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो अभी आपको पल्सेटिंग करंट मिली है, देखो मैंने लिखा है, इस प्रकार निर्गत वोल्टता सदैव धनात्मक होती है, परंतु समय के सापेक्ष नियत नहीं होती है। उसमें एसी का पार्ट है, अर्थात स्पंद मानदिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है, जिसमें प्रत्यावर्ती तथा दिष्ट घटक का मिश्रण होता है। अब आप क्या करोगे, वो जो पल्सेटिंग करंट है या पल्सेटिंग वोल्टेज है, उसमें से अल्टरनेटिंग करंट वाले या अल्टरनेटिंग कंपोनेंट को क्या करोगे, रिमूव करोगे। किसकी सहायता से, फिल्टर की सहायता से। आगे लिखा है, इस स्पंद मानदिष्ट वोल्टता में से फिल्टर की सहायता से प्रत्यावर्ती घटक को पृथक कर लिया जाता है, जिससे हमें क्या मिलती है, फाइनली दिष्ट वोल्टता या डायरेक्ट वोल्टेज या डायरेक्ट करंट मिलती है। तो ये इसकी एक तरह से मैकेनिज्म थी, कैसे कैसे काम करता है। अब हमारा मेन मकसद क्या है, मैकेनिज्म तो यही है जो आपको बता दी गई है, ठीक है ना, पूरी। अब आपको एफिशिएंसी निकालनी है और दूसरा निकालना है रिपल फैक्टर। ये कितना एफिशिएंट है, एफिशिएंट मतलब जितना आपने इनपुट दिया है उसके कितने पार्ट को ये आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, रिक्वायर्ड आउटपुट में। यानी हमने 100 एसी दी तो कितनी डीसी मिली एग्जांपल के रूप में, तो वो एफिशिएंसी हो जाएगी। फिर सेकंड है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर मैंने बता ही दिया, जो मिक्स्ड पोर्शन आपको मिल रहा है, चाहिए तो आपको डीसी, लेकिन उसमें कुछ पार्ट एसी का भी है, तो डीसी की तुलना में कितना एसी है वो आपका कहलाता है रिपल फैक्टर। अगर एसी ज्यादा है तो रिपल फैक्टर ज्यादा होगा, और रिपल फैक्टर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कम होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर देखो एक डायग्राम भी बनाया, उसको भी आप नोट कीजिए। ये एक डायग्राम बनाया है, ये आपका वी इन है, इस तरह से है। वी तो आपका ऐसा ही होगा। जब वी आउट की बात करोगे तो देखो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए तो आपको आउटपुट मिलेगा, इस साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस केस में आपको डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो गया। फिर वापस सेकंड के लिए इनपुट है तो आउटपुट भी है, लेकिन इसके लिए इनपुट है लेकिन आउटपुट नहीं है। इसी प्रकार से ये क्रम चलेगा, जो चीज वोल्टता के लिए वो की वो चीज करंट के लिए। तो ये डायग्राम भी आप जरूर बनाइएगा साथ में, ठीक है ना। इस डायग्राम को बनाने से ये लगता है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है। इनपुट तो पूरी साइकिल है, आउटपुट में केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस केस में डायोड जो लगा हुआ है रेक्टिफायर में वो रिवर्स बायस हो गया, और रिवर्स बायस होने के कारण उसमें से किसी भी प्रकार के करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। क्लियर है? अब देखो आगे हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा पीछे लेते हैं। तो ये डायग्राम आपने देख लिया। अब थ्योरेटिकल जो इसकी वर्किंग थी, प्रोसेस थी, वो मैंने सारी आपको बता दी। अब नेक्स्ट काम हमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है वो हम देखेंगे।
अब चूंकि ये लेक्चर बड़ा नहीं हो जाए इसलिए मैं एक काम करता हूं, अपलोडिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं हो तो इस हाफ वेव रेक्टिफायर को हम दो पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने सारी की सारी मैकेनिज्म, थ्योरी, कॉन्सेप्ट समझ लिया। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल या फिजिकल पैरामीटर है जैसे रिपल फैक्टर, एफिशिएंसी, वो सब हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।